ये समझ लें कि लिमिटेशन एक्ट 1908 एक प्रोसीजरल लॉ है। तो लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें ऑल्दो आई थिंक इसमें ये सब्सटेंटिव स्टैट्यूट भी है और प्रोसीजरल स्टैट्यूट भी है, लेकिन लार्जली स्पीकिंग 80 to 90% of the limitation act is covered by the scope of procedural law. तो largely limitation act 1908 जो है, it is a procedural law. ठीक है जी, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि लिमिटेशन एक्ट 1908 सिर्फ सिविल पे नहीं बल्कि क्रिमिनल पे भी अप्लाई होता है। अगर आप लिमिटेशन एक्ट 1908 का बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ऑल्दो मोस्टली आपको सिविल सूट्स के बारे में चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन जब जहाँ पे अपील की बात होती है या एप्लीकेशन की बात होती है तो उसमें लिमिटेशन एक्ट इसी तरह अप्लाई होता है क्रिमिनल लॉ पे जिस तरह सिविल लॉ पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल सिविल अपील्स के लिए आपके पास लिमिटेशन पीरियड कितना है, क्रिमिनल अपील्स के लिए आपके पास लिमिटेशन पीरियड कितना है, ये दोनों चीज़ें लिमिटेशन एक्ट 1908 आपको बताता है। और पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जो इसका फर्स्ट स्केड्यूल है लिमिटेशन एक्ट का, वो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में इन टेबुलर फॉर्म बताता है कि सूट फाइल करने के लिए, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, अपील फाइल करने के लिए, रिविजन फाइल करने के लिए, कोई भी चीज़ जो आप कोर्ट में फाइल करते हैं उसके लिए अगर कोई लिमिटेशन पीरियड है तो वो क्या है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि लिमिटेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड में आप कोई भी सूट, अपील, रिविजन, एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ जो आप कोर्ट में फाइल करेंगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उस पीरियड को हम लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। लिमिटेशन पीरियड शुरू कहाँ से होता है? लिमिटेशन पीरियड शुरू होता है आपके कॉज ऑफ एक्शन से मोस्टली, यानी जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ उस दिन से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो लिमिटेशन एक्ट 1908 का फर्स्ट स्केड्यूल आपको इसी तरह बता रहा होता है हर चीज़, हर एप्लीकेशन, हर सूट, हर अपील वगैरह के बारे में कि फॉर एग्जांपल सूट फॉर डैमेजेस अगर आप फाइल कर रहे हैं तो उसका लिमिटेशन पीरियड क्या है, 3 साल या 6 साल फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये जो 3 साल या 6 साल है ये आपका लिमिटेशन पीरियड है। और लिमिटेशन पीरियड आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ? कॉज ऑफ एक्शन से स्टार्ट हुआ, यानी जिस दिन आपको डैमेजेस अकर हुए उस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू हुआ, या जिस दिन आपको डैमेजेस अकर होने का पता चला उस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू हुआ। तो ये दोनों, कुछ चीज़ों में कोई चीज़ अप्लाई होती है कॉज ऑफ एक्शन इटसेल्फ, कुछ चीज़ों में फ्रॉम द नॉलेज ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अप्लाई होता है। वो फर्स्ट स्केड्यूल जब और अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एज फार एज कॉज ऑफ एक्शन इज कंसर्न। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि लिमिटेशन एक्ट लार्जली इज अ प्रोसीजरल लॉ। सेकेंडली इट अप्लाइज टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स बोथ। थर्डली हमने लिमिटेशन पीरियड डिस्कस किया कि लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। और फोर्थली हमने कॉज ऑफ एक्शन डिस्कस किया कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1908 समझने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर लिमिटेशन एक्ट आपको समझ में कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन और लिमिटेशन पीरियड, दीज आर दी मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हेन इट कम्स टू लर्निंग द लिमिटेशन लॉ। अच्छा, पीएलडी 2009 लाहौर 52 कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉ इज फाउंडेड अपॉन लीगल मैक्सिम दैट डिले डिफीट्स इक्विटी। ठीक है जी, यानी जो हमारा एक फेमस मैक्सिम कह लें या कोटेशन कह लें कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर आपको इंसाफ की फराहमी में डिले का सामना करना पड़ेगा तो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसी तरह हमारा एक लीगल मैक्सिम है कि डिले डिफीट्स इक्विटी। इक्विटी को डिले डिफीट कर देती है। और ये जो लीगल मैक्सिम है ये एक यूँ समझें कि अम, दो नोकों की तलवार है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी को सू करना है तो उसके लिए भी एक लिमिट होनी चाहिए कि किसी को आप किस
कितने पीरियड तक सू कर सकते हैं, कितने टाइम तक सू कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है तो आप उनके खिलाफ फॉर एग्जांपल सूट फॉर डैमेजेस कितने टाइम के अंदर फाइल कर सकते हैं। ये अगर इस तरह होता कि आज मुझे किसी ने नुकसान पहुंचाया और मेरे डैमेजेस अक्रू हो गए, कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो गया, डैमेजेस अकर हो गए, और मैंने फिर आराम से 30-40 साल बाद उनके ऊपर केस कर दिया सूट फॉर डैमेजेस का, कि जी इतने साल पहले आपने ये किया था जिसकी वजह से आपने मुझे डैमेजेस देने हैं। ठीक है, तो वो भी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि 30-40 साल बाद जो दूसरी साइड है, पता नहीं उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे जिससे वो अपनी इनोसेंस साबित करे। तो हाँ, तो इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि लिमिटेशन पीरियड हर चीज़ का, हर केस का, हर सूट का या अपील का, रिविज़न का, एप्लीकेशन का, हर चीज़ का होना चाहिए, ताकि एक लिमिट होनी चाहिए, एक हद होनी चाहिए टाइम के कंस्ट्रेंट्स में, जिसके अंदर रहते हुए आपने किसी को सू करना है या किसी के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल करनी है या किसी डिसीजन के खिलाफ अपील में जाना है। इसी तरह 2000 वाइल्ड आर 233 कहता है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ पीस। ठीक है, एक अमन का कानून है लिमिटेशन लॉ। Such law not only restricts the enforcement of rights after a certain period, but it also discourages litigation after lapse of prescribed time and provides permanency to the right of people. यानी लिमिटेशन लॉ ना सिर्फ ये कि आपकी राइट्स की इन्फोर्समेंट रिस्ट्रिक्ट करता है एक सर्टेन पीरियड के बाद, कि इस पीरियड के बाद आप अपने राइट्स इन्फोर्स नहीं करवा सकते, फॉर द सेक ऑफ एक्विटी, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए अपने राइट्स को इन्फोर्स करने का हक नहीं रखते, क्योंकि आप जब राइट्स अपने इन्फोर्स करवाते हैं तो वो किसी पार्टी के अगेंस्ट इन्फोर्स करवाते हैं, तो उस पार्टी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आगे जाके हो सकता है वही पार्टी आपको सू करना चाहे, तो फिर उस सूरत में आपके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए कि कितने भी टाइम पीरियड बाद वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं कि आपने एक्स टाइम पीरियड पहले 30 साल, 40 साल, 50 साल, 25 साल पहले आपने ये किया था, और उसके डैमेजेस या जो भी आपका क्लेम है वो सुना जाए। ठीक है, तो ना लिमिटेशन लॉ ना सिर्फ ये करता है कि आपके इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, but it also discourages litigation after lapse of prescribed time and provides permanency to the right of people. इसके साथ साथ लिमिटेशन लॉ क्या करता है? लिमिटेशन लॉ आपके राइट्स को परमानेंसी प्रोवाइड करता है। यानी अगर आपने लिमिटेशन पीरियड क्रॉस कर लिया तो जो सामने वाली पार्टी है उसकी फेवर में एक राइट क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, कि अब उस एलिजेड ऑफेंस या उस एलिजेड एप्लीकेशन या उस एलिजेड एक्विजिशंस के खिलाफ उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। ये उसका राइट हो गया, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन पीरियड था जिसके अंदर आप उस एक्स बंदे को या एक्स बंदी को सू कर सकते थे या उसके खिलाफ एप्लीकेशन डाल सकते थे या अपील फाइल कर सकते थे। अगर वो लिमिटेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, सो दैट क्रिएट्स एन ऑटोमेटिक राइट इन द फेवर ऑफ द एलिजेड डिफेंडेंट या प्रपोज डिफेंडेंट, जो जिसको आप डिफेंडेंट बना सकते थे, उसके फेवर में एक राइट क्रिएट हो गया कि बाय डिफॉल्ट अब आप उनको डिफेंडेंट उस क्लेम के अगेंस्ट नहीं बना सकते। आपका राइट था लिमिटेशन पीरियड में, जो जब खत्म हुआ तो सामने वाली पार्टी जिसके अगेंस्ट आप कोई केस फाइल कर सकते थे वो अब नहीं कर सकते, अब उसका ये राइट हो गया, राइट। So such law not only restricts the enforcement of rights after a certain period, but it also discourages litigation after lapse of prescribed time and provides permanency to the right of people. ठीक है जी।